फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन से हम पाइथन बूट कैंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइथन बूट कैंप सेशन का एम है स्टूडेंट्स को पाइथन की कंप्लीट नॉलेज देना और साथ ही में पाइथन को यूज़ करके कैसे वेबसाइट डेवलप की जाती है ये सिखाना। ओनली स्टूडेंट्स एक ही वेबसाइट डेवलप करना ही नहीं सीखेंगे, इसे सीखने के बाद एक से ज़्यादा वेबसाइट, जो वेबसाइट आप चाहो वो डेवलप कर पाओगे। तो हर एक सेशन को अच्छे से देखना है, कोई सेशन स्किप नहीं करना है। तो हर एक डे में सेशन चलेंगे, हर एक डे में एक से ज़्यादा सेशंस भी होंगे। तो आज के इस डे वन के पहले सेशन में हम सीखेंगे पाइथन क्या है, डेटा साइंस, AI/ML, ऑटोमेशन, वेब डेव, गेम डेव के बारे में नॉलेज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम सिंपल इंग्लिश को यूज़ करके लिख सकते हैं। एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय गिडो वैन रोसम। ये डच प्रोग्रामर द्वारा डेवलप की गई है जिसका नेम है गिडो वैन रोसम। और इसने कब की डेवलप? इसने पाइथन का फर्स्ट रिलीज 1991 में दिया। पाइथन वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1991। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, पाइथन की एवोल्यूशन क्या है, ये हम और सीखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो पाइथन टाइमलाइन में सबसे पहले गिडो वैन रोसम स्टार्टेड वर्किंग ऑन पाइथन इन लेट 1980s। लेट 1980s में गिडो वैन ने पाइथन पे वर्क करना स्टार्ट किया था और 1991 में जाकर पाइथन को रिलीज़ किया गया। और इसके बाद 2000 में पाइथन का सेकेंड वर्जन रिलीज़ हुआ और फिर 2008 में पाइथन 3.0 वॉज रिलीज्ड। और इस तरह से पाइथन अब जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो पाइथन अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक पॉपुलर लैंग्वेज है। तो इस तरह से आपने देखा कि पाइथन क्या है और इसकी एवोल्यूशन के बारे में आपने जाना। और डेवलप की गई है गिडो वैन रोसम द्वारा, 1991 का इसका फर्स्ट रिलीज है। तो अब जानेंगे कि पाइथन इस्तेमाल क्यों की जाती है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथन इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो हमने जान लिया। और ये यूज़ किस लिए होती है? इट इज़ यूज्ड फॉर नंबर वन वेब डेवलपमेंट के लिए। हम इसे पाइथन को कहाँ यूज़ करेंगे? वेब डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। और सेकंड, हम इसे डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी पाइथन को ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये कई सारे एरियाज़ को कवर करती है जहाँ जहाँ पे पाइथन यूज़ होती है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होती है, गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ पाइथन की जाती है और ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में भी पाइथन इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से आपने अब देखा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? तो वेब डेवलपमेंट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। ये वेबसाइट को बिल्ड करना और वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करना सिखाती है। तो वेब डेवलपमेंट कैसे की जाती है? जब भी हमें वेबसाइट डेवलप करनी है तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले फ्रंट एंड, और फिर सेकंड बैक एंड, और थर्ड कौन सा है? डेटाबेस। तो फ्रंट एंड में बनाने के लिए, एक वेबसाइट का, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन फ्रंट एंड लैंग्वेजेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्यों यूज़ करेंगे? जब भी हमें वेबसाइट बनानी है तो उस जो क्लाइंट को यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना है, क्लाइंट को क्या नज़र आना चाहिए वेबसाइट में, वो डिज़ाइन और व्यू जो है वो फ्रंट एंड के थ्रू सेट किया जाता है। व्हाट यूज़र सी एंड इंटरेक्ट विद, जिस चीज़ के साथ यूज़र इंटरेक्ट करेगा, देखेगा, वो सारी चीज़ फ्रंट एंड के साथ डेवलप की जाती है। और इसी तरह से बैक एंड जो है ये फ्रंट एंड से डेटा लेने के लिए और डेटाबेस को डेटा
देने के लिए और डाटा लेने के लिए बैक एंड लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। इट हैंडल्स लॉजिक सर्वर, ये लॉजिक भी हैंडल करती हैं, सर्वर को भी हैंडल करती हैं और एप्लीकेशंस को। और इसमें जेंगो और फ्लैस्क फ्रेमवर्क जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो ज़्यादातर काम फ्रेमवर्क में ही किया जाता है। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क भी सॉफ्टवेयर है जो कि फास्टर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें बहुत सारी टास्क जो हैं वो रेडीमेड हैं, उनको हम फास्टली यूज़ कर सकते हैं और डेवलपमेंट को फास्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से थर्ड चीज़ कौन सी चाहिए? डेटाबेस। डेटाबेस किस लिए चाहिए? जो भी हमारे वेबसाइट के थ्रू डाटा आएगा या वेबसाइट डाटा डिमांड करेगी, वो डाटा डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा। तो डेटाबेस डाटा को स्टोर करता है और डाटा को मैनेज करता है। तो इस तरह से आपने जाना वेब डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अब हम जानते हैं डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन क्या है, किसे कहते हैं डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। जैसे कि हमने पहले कहा कि पाइथन जो है वो डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज़ होनी है और होती है। तो इसमें 5 स्टेप्स चलते हैं हमारे। सबसे पहला स्टेप है डाटा एनालिसिस में डाटा कलेक्ट करना। जो भी हम सिस्टम रेडी करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसको बनाने के लिए हमें डाटा चाहिए। तो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा? डाटा के कई सोर्सेज हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, सेल्सफोर्स है, डाटाबेस है, वेब एपीआईज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें डाटा मिल सकता है। हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो कलेक्शन स्टेज में वी गैदर डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। क्या करते हैं? वी गैदर डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और इस तरह से सेकंड स्टेप में क्या करना है? जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें से हमें मीनिंगफुल डाटा लेना है। हो सकता है कुछ डाटा ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए और कुछ उसमें से डाटा चाहिए कलेक्ट किए हुए डाटा में से। तो क्या करना होगा? जो हमें डाटा नहीं चाहिए, जो डाटा रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हम रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ हमने टेबल रॉ डाटा लिया है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, 5 रिकॉर्ड्स। तो 5 रिकॉर्ड्स में 5th रिकॉर्ड का नेम नहीं है, तो 5th रिकॉर्ड का नेम इसमें नहीं दिया गया। तो अब क्या होगा? अब ये डाटा 5th रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए, तो इसे रिमूव कर देना चाहिए। तो इसे क्लीनिंग कहा जाएगा। तो आफ्टर क्लीनिंग वी विल हैव ओनली 4 रिकॉर्ड्स, हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स होंगे। तो इस तरह से क्लीनिंग क्या करती है? इट रिमूव्स एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसी। तो जो रॉ डाटा में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रिमूव कर देती हैं और मीनिंगफुल डाटा ले लिया जाता है। सो क्लीनिंग का ये काम है। और थर्ड स्टेज जो विजुअलाइजेशन डाटा एनालिसिस में आती है वो क्या है कि डाटा को देखा जाता है, डाटा किस वे में ग्रो कर रहा है, कैसे डाटा चेंज हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे हमने सेल ली है, मंथ वाइज सेल ली है कि जनवरी में 1 लाख की चीज़ें बिकी, फेब में 1.5 लाख की और मार्च में 1,80,000 की चीज़ें बिकी और अप्रैल मई जून में भी इसी तरह से चीज़ें बिकी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जून में सेल हुई है। सेल्स आर इंक्रीजिंग एवरी मंथ, सेल जो है वो हर मंथ बढ़ रही है। तो यहाँ से ये ट्रेंड पता चला। इस डाटा से एनालाइज में हम क्या करते हैं? एनालाइज में हम ये देखते हैं कि जो डाटा हमने लिया है वो उसका पैटर्न क्या है, क्या ट्रेंड है, किस ट्रेंड में वो ग्रो कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल जो इंक्रीज कर रही है, तो जून हैज़ अ हाईएस्ट सेल। तो इस तरह से एनालाइज क्या करता है? एनालाइज स्टेज जो है, स्टेप जो है, वो पैटर्न को एक्सप्लोर करता है और साथ में ट्रेंड देखता है। इसमें हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन में क्या किया जाएगा? विजुअलाइजेशन में जो डाटा हमने एक्सप्लोर किया है उस डाटा को हम विजुअली भी शो कर सकते हैं। चार्ट्स बनाकर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब चार्ट्स के थ्रू बनाई जाती है तो उसे समझना आसान हो जाता है। तो इस तरह से जैसे आप देख ही रहे हो कि हमने आपको ये डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली आपको चीज़ें समझाई हैं, तो आपको ये थ्योरेटिकली के बजाय इस वे में ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो विजुअलाइज में क्या किया जाता है? विजुअलाइज फेज में जो डाटा हमने एनालाइज किया है उसको कन्वर्ट किया जाता है चार्ट्स में, ताकि वो और भी अच्छे से समझ आए।
तो यहाँ पे सेल्स वाइज जो डाटा है वो हमने ग्राफिकली शो कर दिया है। तो ये सारे काम पाइथन के थ्रू हम कर सकते हैं और करेंगे भी। और इस तरह से लास्ट हमें डिसीज़न लेने होते हैं और इस तरह से हम बेटर डिसीज़न ले सकते हैं। सेल जैसे यहाँ पे कितनी इंक्रीज़ हो रही है, तो नॉर्थ रीजन जो हाईएस्ट सेल कर रहा है, यहाँ पे जो हमने डाटा शो किया है आपको, वहाँ पे नॉर्थ की सेल ज़्यादा है। और इसी तरह से और भी डिसीज़न जो हैं वो कलेक्ट किए हुए डाटा से लिए जा सकते हैं डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन प्रोसेस के दौरान। तो इस तरह से हम सीख रहे हैं कि कैसे पाइथन यूज़ होगी और किन किन कामों के लिए यूज़ होगी। तो अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में भी पाइथन का इस्तेमाल होगा। तो कैसे होगा? मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम लाइक ह्यूमन। तो हमें मशीन को ऐसे बनाना है कि वो ह्यूमन की तरह ही सोचे, उसी ह्यूमन की तरह ही सीखे और प्रॉब्लम को भी ह्यूमन की तरह सॉल्व करे। तो ऐसी मशीन जो है वो क्रिएट करना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया जाता है? मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वो सीखें भी, सोचें भी और प्रॉब्लम को सॉल्व करें बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। तो जैसे कि मशीन क्या करेगी? मशीन सेंसर्स के थ्रू, मशीन में सेंसर लगे होने चाहिए, सेंसर के थ्रू वो क्या करेगी? अपने आसपास जो हो रहा है वो सेंस करेगी, देखेगी, समझेगी और डाटा इकट्ठा करेगी। और इस तरह से डाटा जो इकट्ठा होगा उसी डाटा से वो सीखेगी और इस तरह उसका एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता जाएगा। तो मशीन परसेप्शन भी करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लर्निंग भी करेगी और रीजनिंग भी करेगी, और ये डिसीजन लेने के लिए लॉजिक भी डेवलप करेगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं उन प्रॉब्लम में से सबसे बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन ये मशीन जो है बना सकती है, और उन सोल्यूशंस में से सबसे अच्छा सोल्यूशन कौन सा है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन है काम कर सकती है। तो इस काम को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग, तो इतना सारा डाटा इकट्ठा करके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मशीन है कैन मेक स्मार्ट एंड एक्यूरेट डिसीजन। ये बिल्कुल स्मार्ट और एक्यूरेट सही डिसीजन ले सकती है बिल्कुल ह्यूमन की तरह। तो आपने जाना कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन को हम यूज़ करेंगे और किस काम के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। और इसी तरह मशीन ऐसी होनी चाहिए कि कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी सिचुएशन आए, वो उसी अकॉर्डिंग काम करने लगे, जो कि अडेप्टेशन कहलाती है। अडेप्टेशन में क्या होता है कि मशीन को जिस तरह का भी काम मिले वो उसी तरह, उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेती है और काम करने लग जाती है। और तो ये काम जो है एक इंटेलिजेंट मशीन द्वारा किए जाते हैं और जैसे कि एआई कहते हैं। तो इस तरह से आपने जाना अनदर फील्ड कौन सा है जहाँ पे पाइथन इस्तेमाल हो रही है। तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए भी हम पाइथन इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैथमेटिकल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए पाइथन इज़ द बेस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ये पॉपुलर लैंग्वेज है। तो जैसे कि फिजिक्स के रिलेटेड, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, अर्थ साइंसेस, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी पाइथन के थ्रू सॉल्व हो जाती हैं और इसलिए पाइथन इस्तेमाल होती है। तो आपने देखा कि कैसे पाइथन पावरफुल लैंग्वेज है। तो गेम बनाने के लिए, अगर आपने गेम भी बनानी है तो भी आप पाइथन में डेवलप कर सकते हो गेम। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास गेम कौन सी बनानी है इसका आइडिया होना चाहिए। तो गेम का आइडिया आपको बनाना पड़ेगा और फिर गेम का आइडिया बनाने वाला गेम डिज़ाइनर कहलाता है। गेम का आइडिया बनाएगा, प्लान करेगा गेम, और फिर वो प्रोग्रामर के थ्रू उसे समझाएगा। प्रोग्रामर फिर उसकी गेम को
डेवलप करेगा कोड लिख कर, और फिर गेम काम करना शुरू करेगी। और आर्टिस्ट के भी योगदान है इसमें, आर्टिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों कि गेम में जो जो भी करेक्टर्स होंगे उन करेक्टर्स को आर्टिस्ट जो है वो क्रिएट करके देगा, और इस तरह से प्रोग्रामर को हेल्प होगी। और साउंड डिज़ाइनर जो है वो म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करके देगा प्रोग्रामर को। और लास्ट में टेस्टर जो है बनाई हुई गेम जो है वो चेक करेगा, टेस्ट करेगा, प्ले करके देखेगा, और अगर कोई एरर होगा तो वो उससे एरर को प्रोग्रामर को बताएगा, ताकि प्रोग्रामर उन एरर्स को दूर करे और एक सक्सेसफुल गेम बन पाए। तो इस तरह से आपने देखा कि पाइथन आप जो सीख रहे हो वो गेम डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन एरियाज़ में इस्तेमाल होती है पाइथन। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन है, पाइथन की एप्लीकेशन भी आप सीख रहे हो। तो नेक्स्ट हम सीख रहे हैं ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। तो किसे कहते हैं ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग? तो ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्टिंग, व्हाट इज स्क्रिप्टिंग? स्क्रिप्टिंग इज ए set of commands that tells the computer what to do step by step. स्क्रिप्टिंग कमांड्स का सेट होता है। ये सेट कंप्यूटर को बताता है कि कैसे कोई काम स्टेप बाय स्टेप करना है। किसी काम को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये स्क्रिप्टिंग बताती है। तो स्क्रिप्टिंग एक प्रोग्राम फाइल है जिसमें सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जो कि एक काम को पूरा करती हैं। तो क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी काम करने के किसी से काम करवाना हो तो उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना ही स्क्रिप्टिंग है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेशन क्या है। अब एक बार हमने प्रोग्राम लिख लिया, हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम जो है हमें एक बार ही लिखना पड़े और फिर जब लिखने के बाद वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चलाया करे, मशीन उस काम को ऑटोमेटिकली खुद किया करे, हमें बार बार उसे ना चलाना पड़े। तो इस प्रोसेस को ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन इज मेकिंग द कंप्यूटर रन दो स्क्रिप्ट्स ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन हेल्प। बिना एक बार बनाने के बाद, प्रोग्राम को एक बार बनाने के बाद दोबारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसी से चलाए बिना हमारी हेल्प के, बिना ह्यूमन की हेल्प के। इसे ऑटोमेशन कहते हैं। तो अगर हमें एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद उसे खुद जब ज़रूरत पड़े तब चलाना है तो वो सेमी ऑटोमेशन कहलाएगी। तो इस तरह से आपने जाना ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग में पाइथन कैसे यूज़फुल है, कैसे यूज़ की जाती है, ये भी सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, तो हम अपने सिस्टम को फास्ट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ प्रोसेस जो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखने पड़ेगी। तो एग्जांपल जैसे हम यहाँ ले रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम बिकम स्लो, सिस्टम स्लो हो जाता है हमारा जब पूरी डिस्क का इस्तेमाल 100% हो जाता है तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक बैच फाइल स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। उसमें हम सेट ऑफ कमांड्स लिखेंगे जो कि टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर दिया करे, कैश को क्लियर कर दिया करे, और भी सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो काम कर दिया करे। वो सारी कमांड्स हम इस फाइल में लिखेंगे। तो इस तरह से थर्ड स्टेप में फिर वो हम जो फाइल कंप्यूटर से हर बार ऑटोमेटिकली चलवाना चाहते हैं वो हम टास्क शेड्यूलर को दे देंगे ताकि स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली चले। तो क्या करना होगा, स्क्रिप्ट इज एडेड टू विंडोज स्टार्टअप, हमें विंडोज स्टार्टअप को देनी होगी, या टास्क शेड्यूलर को हमें अपना बनाया हुआ प्रोग्राम देना होगा ताकि कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिकली चलाए जब भी हम सिस्टम ऑन करें। तो इसे टास्क शेड्यूलर को वो स्क्रिप्ट देने के बाद हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रिप्ट चलेगी बैकग्राउंड में, हमें हर बार उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारा सिस्टम फास्ट होगा। तो इस तरह से ये क्या आपने काम किया, आपने स्क्रिप्टिंग भी लिखी और ऑटोमेशन भी कर ली। तो रिजल्ट क्या हुआ, सिस्टम इज क्लीन, सिस्टम क्लीन भी हो गया और सिस्टम की परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव हो गई। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ अच्छे से सीखनी है, हर समय क्रैम करके रखनी है। कोई भी आपसे कब भी पूछे, कब और जब पूछे, आपको हर हाल में आपकी नॉलेज
के बारे में आंसरिंग करनी है, जो भी आपको क्वेश्चनिंग की जाए। तो इसीलिए सीखा जा रहा है। तो सेशंस को रेगुलरली देखें। हर एक जो वोकेबलरी में हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके बेस्ड, वो भी आपने अच्छे से क्रैम करने हैं। इस तरह से आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा। तो स्टॉप करते हैं आज के सेशन को यहीं पे। लास्ट में हमने 7th सेशन स्टेप में ऑटोमेशन के आउटकम मिला। क्या आउटकम मिला कि नो मैनुअल वर्क, इस सारे काम को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कर देगा ऑटोमेशन में, तो हमें कोई मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हम जान चुके हैं। तो सेशन हम क्या कह रहे थे कि सेशन को आपको अच्छे से समझ लेना है और कोई भी सेशन स्किप नहीं करना है। सेशन और सेशंस को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सेशंस का बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो वी एंड सेशन हियर। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।